हाय एवरीवन, दिस इज संजय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना। इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल फॉर्म से क्या लेना देना है। ठीक है ना। रूट्स किसे कहा जाता है, बेसिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक इक्वेशन का अगर थोड़ा कुछ एडवांस फॉर्म आ जाए, रूट वगैरह में आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितने टेक्निक्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी सारी चीज़ें इस क्लास में शेयर की जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री अगर सबसे बड़ी अगर डिग्री अगर 2 है, तो उस केस में उस इक्वेशन को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री का क्या मतलब होता है। देखो, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, अगर वो सबसे बड़ी पावर है, उसी पावर से ना उस पूरे के पूरे इक्वेशन को डिनोट किया जाता है। और वो जो सबसे बड़ी पावर है उसी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डिग्री। अब ये क्वाड्रेटिक कैसा दिखाई देता है, तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखाई देता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो यार ये है इसकी सबसे बड़ी पावर। पूरी इक्वेशन में आपको वेरिएबल दो जगह दिखाई देंगे, लेकिन इस जगह पे जो x है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। और सबसे बड़ी पावर 2 यानी कि सबसे बड़ी डिग्री 2, और डिग्री 2 क्या यानी कि मतलब इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा था। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि यार यहाँ पर ओनली x इज अ वेरिएबल एंड a b एंड c ऑल आर रियल कांस्टेंट। इन सबको कहा जाएगा रियल कांस्टेंट। अच्छा, मैं कांस्टेंट भी कह सकता था, मैंने रियल कांस्टेंट क्यों कहा। रियल कांस्टेंट का मतलब होता है एनी रियल नंबर यू थिंक विल बी यूज्ड हियर एज अ कांस्टेंट। कोई भी रियल नंबर आप अपने दिमाग में सोचोगे तो वो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी नंबर सोचो, √2 सोचो, 2/3 सोचो, 1/√2 सोचो, वो सारा का सारा यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गई हमारी पहली चीज। अच्छा, अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ऐसी क्या चीज है जो कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है। ऑफ कोर्स वो इसकी डिग्री है 2। तो इसके साथ ना इसकी एक कंडीशन भी जुड़ करके आती है। कंडीशन जुड़ करके आती है ये, क्या डिग्री 2 तो चलो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा होगा a। ठीक है ना, आपको यहाँ पर कोफिशिएंट दिखाई दे रहा होगा a। और हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने, जो कि इस जनरलाइज फॉर्म होता है, एक किसी भी जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म के सामने ना आपको ना एक जरा सा एक पार्ट दिखाई देगा। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्या हेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक बच्चा होता है कि भैया यहाँ तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ चुका हूँ, ये डिग्री 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बुला रहे हैं, ये समझ चुका हूँ। a b और c जो है वो यहाँ पर रियल कांस्टेंट है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक काम करते हैं, मना कर रहे हैं ना, करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, समझते हैं कि यार अगर हम इस a के बदले 0 रख देंगे तो क्या होगा। अगर आप इस a के बदले 0 रख दोगे तो बच्चों 0 का नेचर ऐसा होता है कि यार फिर चाहे वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, फिर चाहे वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसको क्या बना देता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर ये बन गया 0 तो ये कुछ ऐसा होगा, 0 टाइम्स x² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल्स टू 0। और अब क्योंकि इसके आगे 0 है और 0 अगर x² के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो हो गया खत्म। तो यानी कि आपके पास बचेगा बस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर वो जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट था, जो डिग्री 2 वाला पार्ट था, वो चला गया। अब क्योंकि वो डिग्री 2 वाला पार्ट चला गया तो अब मैं इसको क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, अब मैं इसको लीनियर कहूंगा। और इसीलिए एक बेसिक कंडीशन होती है कि हाँ कुछ भी करो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हाँ यहाँ पर a को 0 के बराबर मत लेना, वरना इसका जो क्वाड्रेटिक वाला नेचर है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया था क्या हुआ। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक चीज। ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव भी है। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी होता है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी है। एक बार वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं। ध्यान रखना बच्चों कि बराबर में 0 होना जरूरी है, तभी इसको इक्वेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर बराबर में 0 नहीं है तो इसको सिर्फ एक्सप्रेशन कहा जाएगा।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशन। बराबर में जीरो है जब दो क्वांटिटी आपस में इक्वेट करती है, ठीक है ना, जब दो क्वांटिटी आपस में इक्वेट करती है उसी समय इसको कहा जाता है इक्वेशन। लेकिन अगर बस वहां पर एक ही क्वांटिटी और इक्वल्स में कुछ भी नहीं चल रहा है तो उस समय उसको बस एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये है एक जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और अब जो मैं ये फिगर बना रहा हूं तुम्हारे सामने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। बच्चों ये जो शेप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस शेप को कहा जाता है पैराबोला। ये जो शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शेप जो अटेन कर रहा है, इस शेप को कहा जाता है पैराबोला, पैराबोला। ठीक है ना, इसीलिए कभी कभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहती है, लेकिन कभी कभी उसको पैराबोलिक फंक्शन भी कहा जाता है, पैराबोलिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम है जिसको कहा जाता है पैराबोला। ठीक है कि नहीं है? कमाल की बात है कि यार पैराबोला जैसा शेप जो है ना, वो आपने अभी पढ़ा है, लेकिन इसको नेचर में कई जगह पे यूज किया जाता है और आर्किटेक्चर में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है कि नहीं है? तुमने कई जगह जो ब्रिज वगैरह देखे होंगे, कई जगह जो तुमने ब्रिज वगैरह देखे होंगे, उस ब्रिज में ना एक बेसिक सपोर्ट मिलता है इस पैराबोलिक शेप की वजह से। या फिर कई जगह की जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कोई जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसका जो गुंबद वाला पार्ट होता है, वहां पर भी ये आपको एक शेप दिखाई देगा, क्योंकि यार ये शेप ना बड़ा स्टेबल, बड़ा बैलेंस्ड होता है। ठीक है कि नहीं है? इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से समझेंगे तो ये है कि यार हाँ, एक जो पैराबोलिक शेप होता है ना, वो बड़ा ही स्टेबल इन नेचर होता है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा। अब ध्यान से देखे वो बच्चों, तो यहाँ पर ना आपको दिखाई देगा कि यार ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करता है। एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करता है और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करता है। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? इन पॉइंट्स को कहा जाता है रूट्स। इन पॉइंट्स को कहा जाता है रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को या फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब उसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे। ठीक है कि नहीं है? इस चैप्टर में हमें यही समझना है, पहला पार्ट चैप्टर का यही है कि यार आप रूट्स निकालना सीखते हो, रूट्स कैसे कैसे निकाला जाता है, वो भी हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सही बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है वो एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, पैराबोला दिखाई देता है। वो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करता है, इधर और इधर, और जहां जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है रूट्स। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब हमारा मेन फोकस ये क्या है, ये जो रूट्स है इसको निकाला कैसे जाए, किस तरह से रूट निकाला जा सकता है। तो ये रूट्स निकालने के कुल मिलाकर के 3 तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी क्लास में 2 ही तरीके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स। रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं? तो कुल मिलाकर के हम ना यहाँ पर बस 2 ही तरीके डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस किया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको एक और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसको कहा जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, ये दोनों नाम ही क्यों दिए गए हैं इसको? इसके पीछे का भी एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, सॉल्व करते करते अपना भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस वजह से इसको फैक्टराइजेशन कह रहे हैं और इस वजह से इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहा जा रहा है। दूसरा है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका भी दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरे नाम को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो इसका एक नाम तो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये दोनों ही तरीके हेल्प करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने में। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? अब एक एक करके इन दोनों तरीकों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज और समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे पहले तो, ठीक है ना? ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है चेक
वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कह रहा है चेक करके पहले तो ये बताओ कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो अगर किसी इक्वेशन को चेक करना हो कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? बेसिक तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका, बेसिक सा। अगर उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, अगर उसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर आपको 2 दिखाई दे रही है, डिग्री 2 आ रही है, तो उस केस में उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। अगर 2 से जरा सा भी कम हुआ, 2 से जरा सा भी बड़ा हुआ, तो उस केस में उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहा जाएगा। तो इस केस में हम लोग पता है क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे को इक्वेशन दे रखे हैं ना, सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि अच्छा इसको क्वाड्रेटिक बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? स्टार्ट करते हैं इससे, इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अच्छा, उन सबको भी उठा करके यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। अच्छा, ये यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 2x होगा और यहाँ पर आएगा तो प्लस का 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा 6x। 5 और वो मिलकर कितना हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू में चल रहा है हमारे पास 0। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये है हमारा एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? आता क्या? बड़ा सिंपल, कोई मेहनत नहीं करनी जाता। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा है कोई, ये तो सारे आसान ही है। एक बार हम लोग ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूब आ रहा है, हो सकता है बच्चा यहाँ पर फंस जाए एक बार के लिए। फंसना नहीं चाहिए, वो अलग बात है। लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली तुमने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये हो जाता है a क्यूब, ये हो जाता है b क्यूब, ये हो जाता है b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर एंड देन b यानी कि 6x स्क्वायर। अच्छा, अब आता है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, तो यानी कि 12x। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? इक्वल्स टू में चल रहा है x क्यूब माइनस 4, x क्यूब और वो वाला x क्यूब। अच्छा, ये वाला x क्यूब अगर वहां जाएगा जब, अच्छा ये काम करते सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या ही बात में फंसाना। तो x क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर 12x, यहाँ पर आया तो माइनस का x क्यूब, यहाँ पर आया तो प्लस का 4 और इक्वल्स टू में बचेगा 0। बच्चों, प्लस के x क्यूब से माइनस का x क्यूब हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या? बचा हमारे पास 6x स्क्वायर 12x 8 और 4, ये हो जाएंगे 12 और इक्वल्स में क्या बचेगा 0। तो बच्चों ये भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी इक्वेशन में अगर कुछ नंबर कॉमन लेकर अगर सिंपल किया जा सकता है तो बिल्कुल ट्राई किया जाएगा। इस केस में हम इन सब में से ना 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इन सब में से एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 और इक्वल्स टू में क्या 0, ये वहां पे ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा और बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और बच्चों ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी कहेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का तरीका बस सिंपल सा है कि देखो कि उसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं आ रही तो भाई नहीं है, ऑब्वियसली कोई जुगाड़ उसमें तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो ये ना सिंपल, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा ताकि आप ये बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है, वीडियो पॉज करो, मैं यहाँ पे कहीं ऐसे एक्टिंग करूंगा रुकने की, और तुम यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बड़ा आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या हाँ, फिर कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ ये सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट भी आपस में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो खैर हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी के लिए बस फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। कह रहा फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करिए और इन सारे इक्वेशन का रूट्स निकालिए।
क्या निकालिए, रूट्स। अच्छा कभी कभी ये भी होता है कि यार आपको ना मतलब जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में रूट्स तो लिखा रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन कई बार वहाँ पे रूट्स नहीं लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर रूट्स निकालना है, तो पहचाने कैसे करके, तो वहाँ पर ये कुछ वर्ड यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉल्व फॉर एक्स। बच्चों सॉल्व फॉर एक्स का मतलब होता है कि यार यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर वो इक्वेशन सॉल्व कर कुरा के करते 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 कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। एक और तरीका है करने का, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वाला दोनों के दोनों सेम ही चीज पूछ रहे हैं कि यार भाई दोनों, या तो आप x की वैल्यू सॉल्व करके बताओ, सॉल्व फॉर x, या तो आप इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। फिर चाहे आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करो, नीचे वाला तरीका इस्तेमाल करो, और अगर बहुत डायरेक्ट पूछ लिया तो ये रहा, या तो रूट फाइंड करना है, या तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, या तो सॉल्यूशन निकालना है। तीनों का एक ही मतलब है भैया, सॉल्व करके दिखाओ इसे, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब वो अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम ना एक बेसिक इक्वेशन को उठाएंगे और एक बार समझेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये है बहुत ही ज्यादा सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। लेकिन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। दोनों मेथड सेम ही होता है तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने का तरीका ये है कि यार आपको दिखाई देगा एक शुरू वाला नंबर और आपको दिखाई देगा एक लास्ट वाला नंबर। इन दोनों ही नंबरों को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 या कितना होता है 6। और अब वो सारे फैक्टर आप सोचो समझो, वो सारे फैक्टर आपको दिमाग लगा के सोचने हैं, जिसको प्लस करें या माइनस करें। अगर प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो बीच वाला 5 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनना चाहिए। अब हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको अगर मैं प्लस करूं तो यहाँ प्लस करूं या फिर माइनस करूं तो 5 आ जाए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो वो दो नंबर है हमारे ये 2 और 3, ठीक है कि नहीं है। आप 2 और 3 को अगर आप प्लस करोगे तो आप 5 निकाल लोगे, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 निकाल लोगे। यानी कि हमारे जो बेसिक नंबर हैं जिसकी वजह से फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो सकता है वो है 2 और 3। लेकिन इसको यूज कैसे करें, यहाँ पर इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर यूज कुछ ऐसे करेंगे। तो ये हो गया है 2x², 5x को ना लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x, ठीक है ना। और यहीं पर मैंने इन 2 और 3 का इस्तेमाल करा 5 को तोड़ने के लिए। 5 को तोड़ के क्या लिखा, 2x प्लस 3x, प्लस में 3 और इक्वल्स टू में 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला x मैंने अपने आप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ क्या रहा है x, नहीं आता तो नहीं लगाता ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 एंड इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जहां पर बीच में पहले एक सिंगल टर्म हुआ करता था, अब वहां बीच में 2 टर्म आ गए। हालांकि इन दोनों की पोजीशन सेम है, ये दोनों अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन ये वाला 2 पार्ट्स में टूट गया है। क्योंकि ये मिडल वाला 2 पार्ट्स में टूट गया है, और टूट जाने को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लिटिंग। और क्योंकि मिडल वाला पार्ट स्प्लिट हुआ है, इसी वजह से इसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आ गया होगा क्या रीजन है, ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें, तो एक काम करो सिंपल, 2-2 का पेयर बनाओ और कॉमन लेना शुरू करो। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, 2 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, लेकिन एक x तो बचेगा माइनस। अच्छा यहाँ से भी एक 2 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ से कुछ और कॉमन तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो ना, तो आपको यहाँ पर 2 चीजें कॉमन लेनी पड़ेगी। एक तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दूसरा आपको नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो नंबर भी कॉमन लेना पड़ेगा।
तो माइनस में कॉमन ले रहा हूँ और साथ ही साथ नंबर में 3 भी कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1। बच्चों मेक श्योर कि आप अगर कॉमन ले रहे हो तो दोनों ही ब्रैकेट में जो वैल्यू बचनी चाहिए वो सेम बचनी चाहिए। अगर यहाँ पर x माइनस 1 बच रहा है तो वहां पर भी x माइनस 1 बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी कि जरूर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई ना कोई गलती करी है, आपने उसको स्प्लिट करने में कोई ना कोई गलती कर दी है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है इसको हम लोग कर देंगे एक जगह पे। अगर इन x माइनस 1 को अगर एक जगह कर दिया तो दूसरी जगह पर क्या बचेगा, दूसरी जगह पर बचेगा 2x एंड माइनस 3 और बराबर में क्या चलेगा 0। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो ना तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अब ये दो ब्रैकेट्स में टूट चुका है, ठीक है ना। और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे नंबरों के साथ होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 6 को तोड़ के लिखते हैं 2 और 3, तो बच्चों ये 2 और 3 जो है ना वो 6 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। उसी तरह से ये एक बड़ा इक्वेशन था, ये भी टूट करके दो ब्रैकेट्स में टूट चुका है, टूट करके दो ब्रैकेट्स में बिखर गया है। एक है x माइनस 1 और एक है 2x प्लस 3। तो ये जो x माइनस 1 है और ये जो 2x प्लस 3 है वो भी इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। और क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा वजन फैक्टर्स वर्ड में डाल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है ना वो इसके फैक्टर्स हैं। और जो मेथड अभी हमने अप्लाई किया अभी तक इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टरों में तोड़ने वाला मेथड। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कहा जा रहा है और फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा जा रहा है। वही दो रीजन है इसके पीछे के। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इन दोनों के दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब रहा होगा कि यार या तो x माइनस 1 0 के बराबर रहा होगा या तो 2x माइनस 3 0 के बराबर रहा होगा। अगर आप x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हो तो x की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ पर सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू मिलेगी 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके आपको मिले हैं दो रूट्स। अच्छा, दो रूट्स तो मिलना जरूरी ही था क्योंकि एक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या करती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली उसका जो डायग्राम होता है कैसा होता है, पैराबोलिक डायग्राम होता है और वो x एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो यानी कि जिस दो पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट किया जा रहा है वो कौन कौन से हैं, वो है एक 1 और एक है 3/2। तो इस तरीके से उसका आंसर आया था। क्या तुम्हें समझ में आ गया? और वो जो दो रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये रहे वो दो रूट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका ज्योमेट्रिकल इसका रिलेशन क्या है, ठीक है ना, क्यों मैं इसको 0 के बराबर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, इतना ठीक है, इसके अलावा कुछ जानना नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। तो ये था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो सीख लिया, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखा है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के लिए। हमको ये चीज सीखनी है एडवांस क्वेश्चनों के लिए, वो हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। और आप एक काम करो, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो भी इसको छाप रहा है तो छाप सकते हो, ठीक है कि नहीं है। मैं इसको मिटा करके एक दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, इसको मिटाने वाला हूँ, बेसिकली मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं या फिर एक काम किया जा सकता है कि मैं इसको ना मिटाऊं और मैं अगले पेज में चला जाऊं और एक इक्वेशन तुम्हारे दिखा दूं। तुम्हारे को इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें इस केस में, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस केस में क्या करें, तो देखो यार इस केस में बड़ा सिंपल सा काम है, सॉल्व करना है ना, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। वो इसलिए क्योंकि यार ये वाला नंबर तो सिंपल है लेकिन ये वाला नंबर फ्रैक्शन में, मैं करने को उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन भाई फ्रैक्शन में इतनी जल्दी दिमाग नहीं चलता। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है तो इतना दिमाग में इस क्वेश्चन में खर्च नहीं करना चाह रहा हूँ। तो क्या करें, तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, क्या नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप वहां पे क्या करो, एलसीएम ले लो। क्लियर है कि नहीं है। फ्रैक्शन को मैक्सिमम केस में सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है भाई एलसीएम ले डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी यहाँ पर यही करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। अरे बाप रे, एलसीएम ले लो भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेना बड़ा आसान है, सबका एलसीएम आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2/1, ये हो जाएगा x/1, तो ये हो जाएगा हमारा 16x²
यह जाएगा हमारा 8x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा और वहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 16x² माइनस में 8x प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा इसके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। ठीक है, सिंपल है, मेरे ख्याल से किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अच्छा अब एक बार पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन नाइटमेयर तो भाई ये वाला है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। इसमें आ रहा है रूट। बच्चों को रूट के बारे में पता सब कुछ है, उनको पता है कि भाई ये रूट एक इर्रेशनल नंबर होता है, मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस करना आता है। लेकिन आज भी जब भी इक्वेशन में रूट आ जाता है बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक ही तरीका है, अगर आपको डर लग रहा हो तो जितना ज्यादा ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे ना उतना ज्यादा डर खत्म होगा। सिंपल, बस यही एक तरीका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितना ज्यादा फेस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप डर भाग जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। √2x², 7x, 5√2x। ठीक है, √2x² प्लस 7x और क्या है 5√2। 5√2 इक्वल्स टू में क्या? 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? कोई दूसरा तरीका है क्या सॉल्व करने का? नहीं यार, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। क्या करोगे? पिछले वाले नंबर को और अगले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट में लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है √2 और लास्ट में लिखा हुआ है 5√2, बस तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो 5√2 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। तो सबसे पहले √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? तो 2 आता है। और यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास? 5 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा मेरे पास? 10। अब एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए, लेकिन अगर प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए। 7 मतलब जो मिडल वाला नंबर है। तो प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कौन सा नंबर है वो? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? ये रहा वो नंबर। ठीक है ना, 5/2 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि इस केस में आसान था, लेकिन किसी और केस में कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 5 और 2 जैसे नंबर हमको मिल गए, लेकिन उससे पहले ना हम एक बड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा छोटा सा। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया था? 2। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया था? 2। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं होता है, ऐसा 3 के साथ भी होता है। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3, √5 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5। ठीक है कि नहीं है? और उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा कैसे पॉसिबल है? यानी कि अगर मैं 2 देखता हूं तो हर 2 के अंदर 2 √2 मिलते हैं। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर √2 को मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है तो हर 2 के अंदर 2 √2 आपको पक्का मिलेंगे। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे ना कुछ कॉमन लेने वाला पार्ट आएगा तो वहां पर ही हमारे काम आएगा। ठीक है, आओ देखते हैं, वापस आते हैं इधर। तो सबसे पहले हाँ, नंबर कौन से मिले थे हमको? नंबर मिला था एक 5 और एक नंबर मिला था 2। इनको जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? 7। तो यानी कि ये वाला पार्ट सेम रहेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा 5x प्लस में 2x। ठीक है, प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? वो तो अननेसेसरी है। हाँ बिल्कुल अननेसेसरी है, लेकिन तुम लोग ब्रैकेट हटा भी सकते हो। मैं हमेशा इसको सेफ्टी की वजह से लगाता हूँ। ठीक है कि नहीं? इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। बस हाँ, यहाँ पर माइनस हो तब तो बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो √2x², 5x, 2x प्लस 5√2 और इक्वल्स टू में 0। तो जैसे कि तुमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बीच में एक नंबर है और अब ये 2 पार्ट्स में टूट चुका है, इसलिए इसको कहा जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बना करके कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे भाई? तो दोनों में नंबर तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो कॉमन यहाँ पर बस आएगा x और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2 फिर x और फिर बचेगा 5 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले? इन दोनों में से समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हो सकता है बस x कॉमन लिया जाए, वो तो दोनों के पास भी नहीं है, तो अब क्या कॉमन ले? तो तुम्हें अगर याद होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि यार हर 2 के अंदर ना 2 √2 होते हैं। तो यानी कि इस 2 के अंदर 2 √2 होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? और मुझको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए एक √2 मैं यहाँ से निकालूंगा और एक √2 मैं वहां से निकालूंगा। तो दोनों जगह से अगर मैं एक √2 निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा एक √2 और
और एक x, यानी कि √2x। यहाँ पर क्या बचेगा, एक √2 निकाल लोगे तो बस 5 बचेगा, किसके बराबर 0। कैसे पता लगाएं कि मैंने इक्वेशन सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है, बड़ा सिंपल तरीका है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज बच रही है कि नहीं बच रही है, अगर बच रही है तो सही जा रहे हो। तो √2x प्लस 5 इन दोनों को निकाल के एक जगह कर दिया, और दूसरी जगह पर क्या बचेगा, x प्लस √2 किसके बराबर 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो √2x प्लस 5 0 के बराबर रहा होगा, या तो x प्लस √2 0 के बराबर रहा होगा, या तो x की वैल्यू आई होगी -5 डिवाइडेड बाय √2, या तो x आया होगा -√2। और बच्चों ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का, बड़ा ही सिंपल है, रूट वाला क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी आपको रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे प्लीज इन्हें अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है ना, छोड़ना नहीं, जितना छोड़ोगे उतना डर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने बेसिक्स का आधा पार्ट कर लिया, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया, ठीक है। अब टाइम है दूसरे मेथड को समझने का, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है, ये वाला लास्ट वाला लिखा हुआ है x -1 x -2 x -3 x -4 3 अपॉन में 3 इंटू 1/3 कैसे करें, 3 इंटू अरे इंटू में कह रहा हूँ 3 होल 1/3 कैसे सॉल्व करें इसको, x -1 x -2 प्लस x -3 x -4 3 ऑफ 1/3 है ना। अच्छा यहाँ पर भी ना एक कंडीशन दे रखी है, क्या ध्यान रखना, x जो है वो 2 के बराबर ना हो जाए और 4 के बराबर ना हो जाए। भाई ऐसा क्यों, तो देखो सिंपल सी बात है, जहां पर मना करने के लिए बोला जाता है ना, तो वहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, इमेजिनरी वे में एक बार पुट करके चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। तो अगर मैं हर जगह x के बदले 2 रख दूंगा तो क्या होगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 2 - 2 और 2 - 2 का मतलब होता है क्या 0। भाई कुछ भी करना नीचे 0 मत बनाना, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया तो पूरी वैल्यू हो जाएगी ND। ND का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड, फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मतलब एक डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि भैया ध्यान रखिए, पूरी इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करिए, ध्यान रखना लेकिन 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पर 4 भी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4 हो गया तो अगेन इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, कहाँ कहाँ पर नहीं करनी है, कैसी वैल्यू ध्यान में रखनी, कैसी नहीं रखनी है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, वैसी वो वैल्यू आएगी है भी नहीं कभी। अब इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है वो, एलसीएम। हर तरीके के फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है भैया, एलसीएम ले लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, लेकिन कई बच्चों को हो सकता है एलसीएम में मल्टीप्लाई करना ना आता हो, क्योंकि बच्चे नंबर में तो एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन इस केस में कैसे एलसीएम ले, देखो सिंपल है एलसीएम लेने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले नीचे वालों को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों x - 2 को मल्टीप्लाई कर दो x - 4 से, और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x - 4 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, ठीक है, और x - 2 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। और इसको भी तुम चाहे तो सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 3 3 9 9 + 1 10 अपॉन में 3, ठीक है। अच्छा कैसे करें, तो बच्चों एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो x को पहले x से किया जाएगा, फिर x को पहले 4 से किया जाएगा, 1 को पहले x से किया जाएगा, 1 को फिर 4 से किया जाएगा। सिंपली एक दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का यही एक तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ठीक है।
और ऐसा सबके साथ किया जाएगा। तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -4 से करेंगे तो माइनस का 4x, x की बारी खत्म, -1 की बारी चालू, -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को 4 से करेंगे तो प्लस का 4। अब यहाँ पर आ जाओ, जो यहाँ पर करा एग्जैक्टली यहाँ पर वही करना है। x को मल्टीप्लाई करो x के साथ, एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करो -3 से, -3x, x को x की बारी खत्म हो गई, -2 की बारी चालू हुई, -2 को मल्टीप्लाई करो x से, माइनस का 2x, -2 को मल्टीप्लाई करो -3 से, प्लस का 6। और ये ऊपर वाला पार्ट हमारा आराम से सॉल्व हो गया। और ऊपर ऐसे सॉल्व किया तो वैसे नीचे भी सॉल्व करना पड़ेगा। x को मल्टीप्लाई करो x के साथ बनेगा एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ बनेगा माइनस का 4x, माइनस को 2 मल्टीप्लाई करो x के साथ तो माइनस का 2x, -2 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ तो बनेगा प्लस का 4। और इक्वल्स टू में चल रहा होगा 10/3। अच्छा अब कैसे करें? तो बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करने पर आएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का x, माइनस का 3x, माइनस का 2x। बचपन में हमें क्या सिखाया गया था? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 4 और ये 5 और ये 8 और ये कितना हो गया? 10। कुल मिलाकर के क्या मिला ऊपर हमारे को? ऊपर हमारे को मिला माइनस का 10x। अच्छा 4 + 6 ये भी मिला हमारे को 10। नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 4 और इक्वल्स टू में 10/3। यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है कि नहीं? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 3 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे जो भी दिख रहा है, 10 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे जो भी दिख रहा है, ठीक है कि नहीं है? क्या आएगा भाई? यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 30। 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करा, अब 10 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? 10x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 40। हो गया काम। लेकिन इक्वेशन नहीं बनी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए पता है क्या करो? सबको उठा करके यहाँ ले आओ या इन सबको उठा करके वहां ले जाओ। मैं अगर सॉल्व करता, मैं तुम्हारी जगह होता तो इन सबको उठा करके वहां ले जाता। रीजन कि वहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन उस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इस वाले से बड़ा है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार जो एक्स स्क्वायर का जो आगे वाला कोएफिशिएंट हो ना वो हमेशा प्लस में आए। यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लेके आने पे पता है क्या होगा? यहाँ पर बचेगा 6 और वहां बचेगा 10। तो 6 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। माइनस का 4 सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि यार आप ना हमेशा प्लस वाले पार्ट को ही सॉल्व किया करो। तो इसलिए इन सबको उठा करके अगर मैं वहां लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा 0 और वहां पर पहले से कौन मौजूद होंगे? 10x स्क्वायर, 60x, 10, एक एक करके उठा के ले जाओ। तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 30 माइनस का 30, ठीक है कि नहीं है? अच्छा 10x स्क्वायर में से 6 चले गए तो 4x स्क्वायर प्लस का मिला है 60x और अरे यार गलती करती हूँ यहीं पे, यहाँ पे x नहीं लगता मैंने, ठीक है ना? अच्छा 60x में से 30 चले गए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30x। अच्छा ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20। तो बच्चों ये रही हमारी इक्वेशन। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो ताकि आपकी इक्वेशन और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। तो बच्चों ये थे वो तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन कि जो भी हमने सॉल्व करे अभी, ठीक है ना? इनको मिडिल टर्म स्पीड से कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मिडिल टर्म वाला जो तरीका है ना वो तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच जाओ। और ध्यान देना, तो ये इतनी बड़ी मेहनत करी गई है बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखना कि वो दो मेथड आपके तभी काम आएंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बिना बने तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। आया समझ यहाँ तक क्या हुआ? तो ये चीज है। आई होप कि आपको इसका पहला वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ। इसके दूसरे मेथड का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना? इसके दूसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली ये भी एक मेथड है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन इसमें आप उतना दिमाग नहीं लगाते हो जितना कि आप मिडिल टर्म स्पीड में लगाते हो कि भाई 2 नंबर पता लगाने, प्लस करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो कैसे करें भाई, कैसे करें? तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, तभी समझा पाऊंगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चों ये जो तुम्हारे सामने लिखा गया ना, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म में हमको ना a, b और c का यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये रहा फॉर्मूला, और यहां पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है और बस सटाक से आपको वैल्यू मिल जाएगी x। अब यहाँ पर एक बच्चा सवाल उठा कि भैया एक सेकंड, ये a मुझे समझ में आ गया, वो इसको कह रहे हो, ये b भी मुझे समझ में आ गया, वो इसको कहा जा रहा है। भाई ये d क्या है? पूरी क्वेश्चन में कहीं पे d नहीं है। ये d क्या चीज है भाई? d समझ में नहीं आया, ये d कहाँ से आया? देखो ये d वाला जो पार्ट है ना, ये आपको पहले से निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है ना? कैसे निकालोगे? तो ये रहा d, ये होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा ये d है क्या बच्चों? ये जो d है ना, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तुम इसको कहीं डिस्क्रिमिनेशन के साथ रिलेट मत कर लेने कि अरे ये तो बड़ा भेदभाव वाला चीज आ गया भाई यहाँ पे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कुछ और है। इसका मतलब तुम्हें भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि इसको डिस्क्रिमिनेंट ही क्यों कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक तुम्हें इतनी बात तो पता लगी गई होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये सिंगल में तो नहीं होने वाला, सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करने पे तो नहीं होगा। ये एक 2 स्टेप फॉर्मूला है, मतलब कि आपको यहाँ पर 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक है स्टेप नंबर 1 जहां पर हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और फिर है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है ना, जहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये उतना कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है ना, ये है बड़ा सिंपल सा तरीका, लेकिन हाँ इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल कहाँ करना है? फॉर्मूला याद रखने में बस, ठीक है ना। ये एक 2 स्टेप फॉर्मूला है जहां पर आपको पहले d निकाल के रखना पड़ेगा, और फिर d की वैल्यू x की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, x के फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, जो कि आपको फाइनली रूट निकाल करके दे देगा। तो ये रहे बच्चों आपके डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या फिर आप इसको कह सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, एक बार इसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि यार कैसे किया कैसे जाता है ये वाला, ठीक है। हाँ ये रहा ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आओ बच्चों इस क्वेश्चन को ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये जो मेथड है ये बड़ा ही आसान तरीके से किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर देता है। इसका मतलब है कि यार इस क्वेश्चन को अप्लाई कहाँ कहाँ करें। तो सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, क्वेश्चन अगर ऐसा है इस तरीके का, बड़ा सिंपल सा है, वैसे शायद दिख रहा है सिंपल सा, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ना, तो आप वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करो। लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, रूट आ रहा है, ये सब आ जा रहे हैं, इस केस में ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है कि नहीं है? वहां पे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, और बहुत ही इजी वे में आपको आंसर निकाल करके दे देता है, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन तुम्हारे को ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन ज्यादा ही सिंपल है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करो, लेकिन अगर क्वेश्चन ओवर कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करो, वही सबसे सही तरीका है, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बताओ भाई सबसे पहले क्या करें? तो भैया सबसे पहले फॉर्मूले तो बाद में लिखेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे a, b और c क्या है। तो बड़ा सिंपल है, a वो होता है जो x² के आगे है, b वो होता है जो x के आगे है, और c वो होता है जो किसी के आगे नहीं है, वो सिंपल सीधा खड़ा है। तो यहाँ पर x² के आगे है 2, तो यानी कि a हो गया हमारा 2, b हो गया हमारा 1, और c होगा हमारा माइनस का 4। अब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 2 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या है? d निकालना। ये रहा d, b² माइनस 4ac। b का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का क्या मतलब हुआ भाई? a का मतलब हुआ 2, और c का मतलब हुआ माइनस का 4, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो
तो 1 का स्क्वायर होगा बच्चों 1 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टू द 8, 8 4 द 32, 4 बजे 16, 16 टू द 32। अच्छा, इन दोनों को भी अगर आपस में ऐड कर दे तो आ जाएगा 33। तो बच्चों डी की वैल्यू आ गई 33। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करें बच्चों, डी आ गया तब क्या करें? तो डी आ गया है तो अब स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो, यानी कि एक्स वाला फॉर्मूला, स्टेप नंबर 2। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, और अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है ये, एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो बच्चों माइनस का b, और b हमारे पास क्या है 1, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस। बच्चों d क्या है हमारा 33, रूट के अंदर लिखेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 33। a क्या है हमारा, a है हमारा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। लेकिन मैं यार यहाँ तक तो मैं समझ गया हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही कि बीच में यहाँ पर साइन आ रहा है प्लस का भी और माइनस का भी, तो इसको प्लस करना है या माइनस करना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में इसको दोनों करना है, इसको प्लस भी करना पड़ेगा और इसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? तो एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4, और एक बार x आएगा माइनस 1 माइनस का रूट 33 अपॉन में 4, और ये दोनों के दोनों ही इसके आंसर माने जाएंगे बच्चों। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ये रहे उसके 2 रूट्स। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर फैक्टराइजेशन गलत लिख दिया गया है, पता है क्यों? इस क्वेश्चन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो ना भाई, फिर तो भाई लग गए पूरे दिन, ठीक है ना, पूरा दिन लग जाएगा भाई, इसमें नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़े तो भाई यही है कि यार हाँ, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल किया जाए, ठीक है? अच्छा, अब अगला है हमारा ये, इसमें रूट आ रहा है, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्पीड से करते तो हमें लगता है कि अरे अरे कैसे आएगा कैसे आएगा, लेकिन अभी अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूँ तो सबसे सिंपल तरीके से आ जाएगा इसका आंसर। अब एक बार इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर 4 रूट 3x और 3, 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है? क्या करें, पहले तो ए बी सी फाइंड करेंगे। तो बच्चों ए, अच्छा ये भी ना मैं शुरू में लिख रहा हूँ, बाद में लिखना भी छोड़ दूंगा जब मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बस अप्लाई कराना सिखा रहा हूँ। बाद में जब हम लोग प्रो हो जाएंगे तब हम लोग ए बी सी नहीं लिखेंगे, सीधा उठा करके फॉर्मूले में पुट करेंगे, और पेपर में भी ऐसा करना है। तो ए बराबर में है 4, बी बराबर में है 4 रूट 3 और सी बराबर में है 3। इन तीनों को उठाओ और स्टेप 1 में पुट कर दो। स्टेप नंबर 1 क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारा 4 रूट 3 स्क्वायर 4a और c मतलब 3, ठीक है ना? अच्छा स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर कैसे करें यार? स्क्वायर को आता नहीं है हमारे को, कैसे करें भाई? अगर एक सिंगल नंबर हो इसका स्क्वायर करना आता है, सिंपल बस रूट 3 हो इसका भी आता है, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ जाए तब कैसे स्क्वायर करें? अरे तब तो और सिंपल है, तब इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो, जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं है? तो यानी कि यहाँ पर दोनों का ही स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा, अरे बाप रे सेम आ गया, 48 माइनस 48, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों डी की वैल्यू आ गई 0। समझ में आ गया? कोई उतनी घबराने वाली बात नहीं है, 0 आ सकता है, ठीक है ना? अच्छा अब डी 0 आ गया है, तो x क्या निकालें? x आएगा, अच्छा स्टेप नंबर 2 x क्या निकालेंगे? x आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बच्चों b के बदले लिखना पड़ेगा 4 रूट 3 प्लस माइनस d के बदले क्या लिखोगे 0, a के बदले क्या लिखोगे 4, और उसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है ना? अरे ये क्या 0 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 0 के ऊपर रूट तो 0 ही होता है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट 3, 0 का रूट क्या होता है भाई 0 होता है, नीचे आ गया 8, इसको तो काट सकते हैं भाई 2 बारी में। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3 अपॉन में 2।
तो बच्चों यहाँ पर आ गई x की वैल्यू। अब एक बार के लिए एक एवरेज बच्चा तो इसको देख करके खुश हो जाएगा, लेकिन एक दिमाग वाला बच्चा सोचेगा कि अरे ये बताओ भैया, आपने तो कहा था कि 2 रूट होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन इस मेथड से सॉल्व करा तो इसका तो एक ही रूट आ रहा है और वो ये रहा, दूसरा रूट कहाँ है? असल में इसका दूसरा रूट भी यही है -√3/2। अब एक बच्चा बोलेगा कि भैया ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो यार, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉसिबल है। ये 0 का रूट क्या होता है? 0 का रूट होता है 0, और यहाँ पर साइन कौन सा लगा हुआ है? प्लस का। तो एक बार जब आप इस वैल्यू को 0 के साथ प्लस करोगे तब भी यही आएगा, माइनस करोगे तब भी यही आएगा, यानी कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो एक बच्चा बोलता है कि भैया ठीक है, यहाँ तक मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, बताओ कैसे होगा? क्योंकि आपने कहा था कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता है, ये कैसे 2 पॉइंट पर काटेगा? जहां तक मुझे पता है एक्स एक्सिस पर इस तरीके का सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, 2 पॉइंट तो आते नहीं है। तो बताओ मुझे कहाँ पे कैसे होने वाला है? तो बच्चों एक्चुअल में इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसे बनेगा। क्या होगा? सबसे पहले तो माइनस का √3/2 हो सकता है, ये माइनस वाली जगह पर हो, और होगा ये कि यार ये पैराबोला आएगा तो सही, लेकिन ये काटेगा नहीं, ये इसको टच करके वापस चला जाएगा, आएगा टच करेगा और वापस चला जाएगा। ये ऐसे आया, -√3/2 को टच करा और वापस चला गया। समझा यहाँ तक क्या हुआ? और इसी वजह से आपको यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि यार ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये आया और टच करके वापस चला गया। तो ऐसे केस में रूट्स इसी तरीके के निकल करके आते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब इस बात का अंदाजा कसम से बताऊं तो स्टेप 2 करने से पहले ही मुझे पता लग गया था कि इसके जो 2 रूट्स आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं। अब मुझे पता कैसे लगा? मैंने एनालाइज कर लिया था इसके डी वाले पार्ट को, ठीक है कि नहीं? अब d बराबर में 0 आ गया, तो ये मैंने कैसे एनालाइज करा ये हम डिस्कस करेंगे बस थोड़े 5 मिनट में, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बार इसको ठीक से देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना? कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो एक 2 स्टेप फार्मूला होता है, यानी कि सबसे पहले आपको पहला फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद वो फार्मूले से जो आए उसको आपको दूसरे फार्मूले में प्लग इन करना है। बस इतना सा ही करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पे, ये वाला, ठीक है। पहले तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, इसको ध्यान से देखो। ये दिखने में लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर चल रहा है, b स्क्वायर चल रहा है, नंबर कहाँ गए? नंबर यहाँ पर अल्फाबेट ने ले ली, सॉल्व कैसे करें इसे? ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करना भी आसानी है, ठीक है ना। बस यहाँ पर ना हमें कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस कुछ बेसिक्स बातों का ध्यान रखोगे तो आराम से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करा जाए इस इक्वेशन को। लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल कौन सा है? सिंपल तो खैर इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व करने में टाइम तो दोनों में ही लगेगा, लेकिन सबसे सिंपल समझाने लायक तो थोड़ा देखा जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, बाहर क्या आएगा? x आएगा। यहाँ पर क्या है? 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 12a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर में 0। अच्छा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा बच्चों, ऐसे। यहाँ पर ये वाला पार्ट ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। तो ये जो मैंने येलो येलो मार्क किया है ना, आप बस इसको एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और बस उसी समय आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है एक्स का कोफिशिएंट और ये है सिंपल कांस्टेंट। अब कैसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, यहाँ पर भी हम लोग 2 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले डी निकाला जाएगा, फिर उसकी हेल्प से फिर हम लोग एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो बच्चों डी कैसे निकाला जाएगा? डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और अब यहाँ पर मैंने ना एक बड़ी सिंपल सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, ठीक है ना। सिंपल सी मिस्टेक बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिख दी है।
वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो तो वहां पर भी ए बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने भी अपने फॉर्मूले में ए बी का इस्तेमाल कर लिया है, और दोनों के दोनों स्मॉल केस में है। तो इस केस में मैं नहीं चाहता कि यार जो मेरा पेपर चेक कर रहा है उसको कंफ्यूजन हो जरा सा भी। तो इस केस में मैं पता है क्या करूंगा, मैं इस केस में अपने फॉर्मूले में चेंज करूंगा, क्वेश्चन में मैं चेंज नहीं करूंगा। कहीं पता लगे क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन में चेंज नहीं करना होता, क्वेश्चन फिक्स रहता है। आप अपने फॉर्मूले में थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हो। अच्छा क्या चेंज करना है वो बताता हूँ। मैं यहाँ पर स्मॉल केस इस्तेमाल ना करके, ठीक है ना, क्या लार्ज कैप इस्तेमाल कर लूंगा, यानी कि मैं इसको स्मॉल भी ना लिख करके बड़ा भी स्क्वायर लिख दूंगा। माइनस का 4 और ये ए और ये सी हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। तो यहाँ पर आपको b के बदले क्या लिखना है? b के बदले लिखना है भैया ये पूरा विथ माइनस का साइन। तो माइनस ब्रैकेट 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ये ब्रैकेट में बंद, और अब इनके ऊपर लग गया होल स्क्वायर। अभी डरने वाली बात नहीं है, बहुत मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। तुम इसको भी ध्यान से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैं सॉल्व करा दूंगा ना, उसके बाद तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। नहीं ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली यार ये तुम्हारा नाइटमेयर बन जाएगा कि हे भगवान पेपर में वाला क्वेश्चन आ जाए। ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली कोई डरने वाली बात तो नहीं होगी, इसको ट्राई करना जरूरी है। माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी क्या है? सी है वो 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आराम से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ना, ये माइनस को एलिमिनेट कर देता है, माइनस को हटा देता है। तो ये स्क्वायर इस माइनस को हटा देगा और बचेगा 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, और ये इसका हो गया होल स्क्वायर। फिलहाल के लिए जब तक ये ऐसे ही है, हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 12 4 का 48, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4, b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके आ गया ये। और अब यहाँ पर आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब इस पार्ट को नहीं छेड़ना, जो भी दिमाग लगाना है वो यहाँ लगाना है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगा भी लिया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है भाई? a स्क्वायर यानी कि 4b की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 3a की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस 2, ये रहा a। मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे, वरना मैं साथ में भी लिख सकता हूं। ये है हमारा a और ये है हमारा b, और साथ में चल रहा है 48 a की पावर 4 b की पावर 4। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, एक जरा सा टिप है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इस तरीके के, तो एक जरा सा टिप है, इस वाले पार्ट को सॉल्व मत करना। हालांकि तुम्हें पता है कि इसको स्क्वायर कैसे करना है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दोगे, b की पावर 4 की उसकी पावर 4, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन प्लीज अभी के लिए मेरा अगर टिप मानो तो इसको सॉल्व मत करना, ये जैसा है वैसे ही रहना दो, ठीक है ना। स्क्वायर में है, स्क्वायर में ही रहने दो, सॉल्व मत करो। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस, अरे यार मैंने छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस का साइन आना था तो ये प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, प्लस 48 a की पावर 4 b की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देना है। तो 4b की पावर 4 होल स्क्वायर, 3a की पावर 4 होल स्क्वायर। अच्छा 48 में से 24 चला गया तो क्या बचेगा? 24 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा 24 a की पावर 4 b की पावर 4। बच्चों ये अभी तक हम जिस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे वो वैल्यू है हमारी d, लेकिन मैं d को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते भाई? क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं d को इस फॉर्मूले में पुट करूंगा अपॉन में 2a।
भाई तुमको लगता है मैं रूट के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू छोड़ूंगा, इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करने के लिए? भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो इसका सबसे बढ़िया सिंपल तरीका क्या है? सबसे बढ़िया इसका सिंपल तरीका मैं बताऊं क्या है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। लेकिन वो कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है जरा सा ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। मैं बताता हूं कैसे करके, ध्यान से देखिएगा। तो मैं चाहता हूं कि यार आप ना ये दोनों पार्ट ठीक से ऑब्जर्व करो, ये वाला दोनों पार्ट। एक पार्ट है ये वाला और एक पार्ट है ये वाला। इन दोनों पार्ट को एक बार जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। सेम है, सेम है। ओ माय गॉड, मैंने एक गलत चीज बता दी, गलत जगह पे मार्क कर दिए। इन दोनों पार्ट को ऑब्जर्व करना था। ठीक है, सेम है, सेम है, सेम है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ये साइन ऊपर आ रहा है माइनस में और नीचे आ रहा है प्लस में। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? मैं बताऊं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि ये माइनस का साइन आया था इसलिए क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर पहले से ही माइनस का साइन था। तो बच्चों यहां पर साइन है प्लस का, ठीक है ना? तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूं? देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। ये माइनस है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस था, ये प्लस है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस रहा होगा। तो यानी कि अगर इसको एक्सपेंड किया होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये एक्सपेंडेड है जरूर इसके ब्रैकेट के अंदर प्लस रहा होगा। तो हमें क्या करना है? इसको सिंपल टर्म्स में लिखने का मेरा मतलब ये था कि इसको ना ब्रैकेट में बंद करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मुझे पता है कि यार अगर मैंने इसको ब्रैकेट से ओपन किया यानी कि मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर सकता हूं। ये ब्रैकेट से जब खुला था तो ब्रैकेट के अंदर माइनस था, ये ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन होगा। तो बच्चों जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पता है? वो आएगी ये, ठीक है ना? यही सेम बट विथ अ प्लस साइन। 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 और होल की पावर 2। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आया कहां से था? ये वाला आया था माइनस वाले ब्रैकेट से। तो ये वाला कहां से आया होगा? ये वाला आया होगा प्लस वाले ब्रैकेट से। माइनस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करा तो ऐसा आया, इसको वापस बंद कर दे तो प्लस वाले ब्रैकेट में बंद हो गया। बस इसी छोटी बात का ध्यान रखना है और इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? और जो मैं आपको ये टिप दे रहा था ये एक आध क्वेश्चन के लिए नहीं है, इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? ये स्क्वायर वाला चाहता तो मैं एक्सपेंड कर सकता था लेकिन मेरे को वापस इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट से खोला ही नहीं, तो मेरे को ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना? तो यही यहाँ पे टिप है जो आपके काम आएगी, ठीक है ना? और बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना कि ये सारे टर्म्स यहां से लेकर यहां तक सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस किसका है? माइनस और प्लस का। माइनस कहां से आया होगा? माइनस वाले ब्रैकेट से। तो प्लस कहां से आया होगा? प्लस वाले ब्रैकेट से। और अब मेरा डी जो है ना, ये वाला पार्ट, ये बड़ा ही सिंपल आया है और अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, ठीक है ना? इस वाले फॉर्मूले में आओ बच्चों इसमें सारी वैल्यू प्लग इन करते हैं। तो x बराबर में माइनस, बच्चों b के बदले क्या लिखोगे? b के बदले हम लोग लिखेंगे ये माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ठीक है ना? माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस। बच्चों d के बदले क्या लिखोगे? d के बदले वो लिखेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला है, 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, ठीक है? और इसका भी क्या चलेगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे 2a, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया वो अलग बात है। 2a बच्चों a के बदले क्या लिखोगे? a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट की टेंशन खत्म, ठीक है ना? तो 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ये हो गया अब सिंपल खुल गया। प्लस माइनस बच्चों स्क्वायर से रूट हट सकता है तो हटा दो, क्या बचेगा? 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, ठीक है? अभी ब्रैकेट भी खोलेंगे उसका। नीचे चल रहा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है? अच्छा अब क्या करना है भाई? अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इस प्लस माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करना है।
एक बार इसको प्लस करना है और एक बार इसको माइनस करना है, दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, एक बार प्लस में, ठीक है ना, 4a की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और एक बार माइनस में, ठीक है ना, यही सेम टू सेम 4b की पावर 4 3a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 4 प्लस 3b की, अरे यार गलती कर दी, a की पावर 4, ठीक है, नीचे चल रहा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम, मैं यहाँ पर ब्रैकेट तो क्या ही लगाऊं, आगे तो साइन ही उसका है, ठीक है ना, किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस वाले साइन में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4b की पावर 4 4b की पावर 4 8b की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 से 8 जाएगा 4 बारी में, b स्क्वायर से b की पावर 4 कटेगा 2 बारी में, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके वो आएगी क्या, 4b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, यहाँ से तो आ गया x, यहाँ से भी x निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 4b की पावर 4 3a की पावर 4 4b की पावर 4 3a की पावर 4, ठीक है ना, ध्यान रखना मैंने माइनस का भी ध्यान रखा हुआ है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल वन होगा भाई, कैंसिल तो ये दोनों होंगे, और ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके आएगा माइनस का 6 a की पावर 4 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 से 6 कटेगा 3 बारी में, ये से ये कटेगा 2 बारी में, तो x की जो वैल्यू आई वो आई है माइनस 3a स्क्वायर अपॉन में b की पावर 2, ठीक है। तो बच्चों ये रही x की दो वैल्यूज, और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा नहीं है, आराम से तुम भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका ना एक दूसरा पार्ट भी है, ये वाला मैं चाहता हूँ कि यार एक बार ना तुम सॉल्व करके चेक करो, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग देख लेंगे, इसको कमेंट वगैरह में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना कसम से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, तो ये वाला टास्क तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अभी तक हमने सीखा कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। अब एक लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट टॉपिक को भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है कि नहीं है। इस लास्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। कितने क्वेश्चन रह गए? अच्छा लास्ट है, आओ आओ बच्चों समझते हैं नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि रूट का नेचर, ठीक है कि नहीं है। तुमको याद है एक क्वेश्चन में हमारे x की दो वैल्यू सेम आई थी, और उस केस में मैंने तुम्हें पता क्या बोला था, क्या ये जो हो सकता है माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 हो, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा हो, ठीक है कि नहीं है। ये वाला अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो तो आपको बिल्कुल लास्ट में पता लगता है कि अच्छा अच्छा इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, x की दो वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन यही चीज अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे ना, तो आपको एक स्टेप पहले ही पता लग जाएगा कि यार आपके जो आंसर आने वाले, x की जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख करके, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है नेचर ऑफ द रूट। तो यानी कि बेसिकली नेचर ऑफ द रूट का मतलब ये हुआ कि कभी कभी x की वैल्यू अलग अलग आएगी और कभी कभी x की वैल्यू सेम आएगी। तो अलग अलग आना ये भी नेचर है, सेम आना वो भी क्या उसका नेचर है। समझ में आ गया था क्या हुआ? एक तीसरा नेचर भी होता है, वो भी समझेंगे। आओ बच्चों समझते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ओहो
नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स में हम समझेंगे रूट्स के नेचर के बारे में। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग यहाँ पे 2 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और उसमें से भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, d। फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है कि नहीं? ठीक है, b² माइनस 4ac। अब नेचर कैसे पता लगाएंगे? तो नेचर पता लगाने का सिंपल तरीका, सबसे पहला, अगर आपने d की वैल्यू सॉल्व करी और d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, अगर आपने d की वैल्यू सॉल्व करी और d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, आपने d की वैल्यू सॉल्व करी और d की वैल्यू 0 से कम आ गई, तो इन तीनों ही केस में आपको अलग अलग तरह के नेचर देखने को मिलेंगे बच्चों। तो पहला नेचर क्या मिलेगा मालूम है? पहला नेचर जब आपका d जो है वो 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो उस केस में जो रूट्स का नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा, रियल। ठीक है ना, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिफरेंट, यानी कि आपस में क्या होंगे, डिफरेंट। बच्चों डिफरेंट के लिए एक दूसरा सिनोनिम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, उसका नाम है डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो जब आपका d जो है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर आप सॉल्व करते हो और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल और डिफरेंट, अलग अलग वैल्यू निकलेगी x की। लेकिन अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में भी जो रूट्स निकलेगा वो कैसा निकलेगा, रियल। ठीक है ना, बट वो दोनों रूट्स आपस में डिफरेंट नहीं होंगे, वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो रूट्स का नेचर अलग अलग होगा, और जब d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो रूट्स का नेचर आपस में इक्वल होगा। लेकिन तब क्या होगा जब d की वैल्यू 0 से कम आ जाए? बच्चों d की वैल्यू 0 से कम आना यानी कि जो d की वैल्यू है उसका क्या हो जाना, नेगेटिव हो जाना, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यार नेगेटिव वैल्यू की क्या दिक्कत है, नेगेटिव तो आ जाएगी। लेकिन बच्चों नेगेटिव वैल्यू की दिक्कत है कि यार उसको ना बाद में स्टेप नंबर 2 में रूट में पुट करना पड़ता है। मेरे को नेगेटिव वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत ये है कि यार बाद में नेगेटिव वैल्यू को रूट में पुट करना पड़ता है। और पता है जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू को रूट के अंदर पुट करते हो ना, तो ये रियल नंबर नहीं रहता है, नो मोर रियल। तुमको याद है ना, मैंने यहाँ पर रियल 2 बार मेंशन किया है, यहाँ पर फालतू में रियल मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर रियल मेंशन करने का एक रीजन है, क्यों? क्योंकि ये जो भी आपको यहाँ पर रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर में ही आएंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से कम आ गई, माइनस में आ गई, तो उस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नहीं होगी, वो रियल नंबर लाइन पर कहीं पर भी प्लेस नहीं करी जा सकती। और उस केस में इसको कहा जाता है, रियल नंबर तो ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, तो पहले तो हम लोग सिंपल टर्म्स में लिखेंगे नो रियल रूट्स, लेकिन इसको कहा जाता है और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आपको 10th क्लास में ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये होता है जब रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू फंस जाती है। कसम से बता रहा हूँ, माइनस अगर रूट के अंदर आ गया तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो फिर कोई दूसरा ही नंबर बन जाता है। ठीक है ना, कोई दूसरा ही डायमेंशन में चला जाता है। ठीक है कि नहीं, रियल नंबर नहीं रहता फिर वो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जब तक ये दोनों केस बन रहे हैं, कौन से दोनों केस, जब तक ये दोनों केस बन रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम लोग आगे करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आगे फॉलो किया जाएगा। लेकिन जैसे ही एक बार ये वाला डी का रूट आ गया, उसके बाद हम लोग बच्चों स्टेप नंबर 2 नहीं करेंगे, रोक देंगे और बोलेंगे कि नहीं भैया रूट इमेजिनरी आ रहा है, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। 10th क्लास में आगे नहीं बढ़ेंगे, 11th क्लास में आगे बढ़ा जा सकता है, तरीके हैं उसमें सॉल्व करने के। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए इनमें से इन रूट्स का, इनके रूट्स निकाल के बताना है। ठीक है ना,
तो आओ जो एक बार सॉल्व करते हैं ये पहला वाला पार्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर में 0। तो सबसे पहले तो a यार इतना कर छोड़ कर देते हैं a बराबर में 2 b बराबर में माइनस का 3 c बराबर में 5। तो सबसे पहले हम लोग रूट निकालने से पहले चेक करेंगे कि d क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले d चेक किया जाएगा। तो बच्चों d है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b के बदले क्या लिखोगे बच्चों, माइनस का 3 का स्क्वायर है ना, 4 a के बदले 2 और c के बदले 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 31। ओ हो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की, यानी कि d की वैल्यू 0 से कम आ गई है। और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी तो उस केस में हम लोग स्टेप नंबर 2 फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रूट्स कैसा आने वाला है, इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे और हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आ गया था क्या हुआ। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर d की वैल्यू 0 आती या d की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो उस केस में मैं स्टेप नंबर 2 आगे फॉलो करता, लेकिन इस केस में स्टेप नंबर 2 आगे फॉलो नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं है। अब एक चेक करते हैं। अच्छा, वैसे ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये भले इसके ऊपर रूट आ रहा है लेकिन अब तुम्हें रूट को सॉल्व करना आता है तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, d की वैल्यू का ध्यान रखना, बड़ी 0 से आ रही है, बराबर आ रही है या 0 से कम आ रही है, तीनों में यही चेक करना है। आई होप कि आप लोग ये कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है बहुत x निकाल लिया, अब k निकालो। कह रहा भाई क्यों निकाले k, कह रहा क्योंकि इनके जो रूट्स है ना, रूट्स वो रियल भी हैं और इक्वल भी है। तो k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, असल में ये k क्या है भाई, k असल में इक्वेशन का एक पार्ट है जो कि मिस हो गया है। इक्वेशन का ही एक पार्ट है जो कि मिस हो गया है और हमें इसी की वैल्यू निकाल करके बतानी है कि बच्चों k की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करें, कैसे इन सारे क्वेश्चनों को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ये। कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन उठा लेते हैं या कोई भी ये उठा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो बच्चों हम d निकालेंगे, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। बट वी नो कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसका d किसके बराबर आएगा, 0। और अगर d 0 के बराबर आया तो यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac भी किसके बराबर आएगा, 0। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया तो देखते हैं k की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बच्चों b के बदले क्या लिखेंगे, माइनस k स्क्वायर, a के बदले क्या लिखेंगे 2, c के बदले क्या लिखेंगे 3, किसके बराबर आएगा 0। यहाँ पर आएगा बच्चों k स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 ऑब्वियसली, ठीक है ना, इक्वल्स में कितना 0। अच्छा, ये 24 वहां पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों k स्क्वायर बराबर में 24, सभी को पता है कि भैया एक जगह से रूट हटता है, स्क्वायर हटता है तो दूसरी जगह पे रूट लगता है। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ गई है। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ पर आएगी, मैं बताता हूँ। पहले तो 24 लिखा हुआ है, कई बच्चों को नहीं आता है, कई बच्चों को आता है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 24 को लिख लो। क्या लिखोगे, तोड़ दो 24 को, ठीक है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 2 या 24, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने इसको थोड़ा सा और तोड़ दो, ठीक है ना। 24 को बेसिकली फैक्टराइज कर दो ऐसे करके। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिख देना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जिन बच्चों को आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। रूट्स पे देखो यार, रूट के अंदर भी नंबर 3 तरह के होते हैं। एक वो नंबर होता है जो कि रूट से इजीली बाहर आ जाता है, एक वो होता है जो कि रूट से इजीली बाहर नहीं आ पाता है, और एक वो नंबर होता है जिसका कुछ पार्ट रूट से बाहर आता है और कुछ पार्ट रूट से बाहर नहीं आ पाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो,
ठीक है ना। तो ये बाहर आ जाएगा 2 बन करके, ये बेचारा नहीं आ पाएगा, पेयर नहीं बना। सिमिलर पेयर बनाने, तो 2 और 2 का पेयर बना, बाहर आ गए। इस 2 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, इस 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, तो ये बेचारे अंदर रह गए। और यहाँ पर आ गई हमारी k की वैल्यू, है ना। अब इतना लिख करके तुम लोग खुश होकर के आ जाओगे, लेकिन आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगेगा प्लस और माइनस का साइन बोथ। तो जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है ना, तो उसके आगे प्लस का साइन भी लगता है और माइनस का साइन भी लगता है। ये छोटी सी बात प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो बच्चों ये था, ये ठीक है ना, ये था पहला पार्ट, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट भी आसान है, हम लोग कर लेते हैं, काम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। हो सकता है तुम्हें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। k + 4 x² k + 1 x + 8 = 0। आई होप कि यही है। अच्छा, k - 1 है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके रूट्स इक्वल हैं, तो यानी कि जो इसका d होगा वो 0 के बराबर होगा। d 0 के बराबर हुआ यानी कि b² माइनस का 4ac भी 0 के बराबर होगा, है कि नहीं। अच्छा, b क्या है भाई हमारा? b है हमारा k - 1 4। a क्या है हमारा? k + 4। c क्या है हमारा? 1 है भाई हमारा, 0 के बराबर आ गया। k - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा k² + 1 माइनस में 2k। इसको एक्सपेंड कर दो और माइनस का साइन का भी ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस का 16 बराबर में क्या? 0। k² माइनस का ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा 15, ठीक है। किसके बराबर? 0। अच्छा, ये क्या हो गया भाई? k की वैल्यू तो आई नहीं, उल्टा एक इक्वेशन सी बन गई। पता नहीं कैसी इक्वेशन है, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? k² k और ये कांस्टेंट। बच्चों इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यार वो तो x के फॉर्म में बनती है ना, ये k कहाँ आ गया भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर k आ रहा है या x आ रहा है। भाई अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब, ठीक है ना। तो सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। k की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकलेंगी। कैसे करेंगे? हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सॉल्व करने का तरीका हमें आता है। तो सबसे पहले आगे और पिछले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। आगे लिखा हुआ है 1, पीछे लिखा हुआ है 15, तो 1 × 15 कितना होता है? 15। अब वो सारे नंबर पता करिए जिसको मल्टीप्लाई करके 15 आता है, लेकिन प्लस माइनस करके 6 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 6 तो नहीं निकाल पाएंगे भाई, लेकिन देख लेते हैं। होता है 5 3 × 15 और एक होता है 15 1 × 15। अच्छा, इसका मतलब है क्या, यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अरे यार, एक जगह और दिक्कत हो गई, मैंने इसको 4 सॉरी यार, थोड़ी दिक्कत हो गई। ये 4, ये कितना आएगा? 16, क्या आ जाएगा? 8, माइनस तो सही है, ठीक है। ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा 8 × 12, ठीक है ना, 12k और अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बराबर में क्या? 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करके? k कॉमन ले लो, अंदर बचेगा k - 12 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि k 0 के बराबर हो सकता है या k - 12 0 के बराबर हो सकता है। अगर k 0 के बराबर आया तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, और k - 12 के बराबर आया तो k की वैल्यू आ जाएगी 12, और हो गया ये आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों ये रही k की वैल्यू निकालने का तरीका। अगर रूट्स कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, तो ये टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये शायद आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। कोई अगर दिक्कत आई हो तो ठीक है ना, उस टाइम स्टैम्प को मार्क करके कमेंट कर देना, तो मैं उसको कोशिश करूंगा रिप्लाई दे करके समझाने की, ठीक है ना। अपने आप ही ट्राई कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। कह रहा है भैया a की वैल्यू निकालिए। a आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल है। तो वही है यार, इसका भी d किसके बराबर रहा होगा? 0। d 0 यानी कि b² माइनस, अच्छा यहाँ पर मैं a नहीं लिख सकता क्योंकि a क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लिया गया है, तो यहाँ पे हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा।
बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। बी के बदले क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट, ए के बदले ये वाला पार्ट और सी के बदले ये वाला पार्ट। तो a माइनस का 12 होल स्क्वायर, a माइनस में 12 और c के बदले क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 बराबर में क्या, 0। अच्छा हाँ, एक यहाँ पर मैं तुम्हें कैलकुलेशन तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। करने को तो इसको वही तरीका है कि यार भाई यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, लेकिन इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और वो बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी वे में आंसर आ जाएगा। वो कुछ ऐसा है, पहले तो 4 2 8 हो गया, ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस 12, ठीक है ना, बराबर में 0। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इससे पहले यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोलूँ, एक काम करो कुछ कॉमन लेकर के चेक कर लो। तो ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 12 इन दोनों जगह से निकाल करके अलग कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा बच्चों, ये दो ब्रैकेट है, एक अगर बाहर चला गया तो एक तो अंदर रहेगा ना, और इसके पास तो एक ही ब्रैकेट था, वो भी हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का a बराबर में 0। और मेरे हिसाब से ये ना एक सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बजाय यहाँ पर होल स्क्वायर लगा के। करने को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर आपको वही है क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस ये हो जाएगा भैया 20 बराबर में 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि a माइनस 12 बराबर 0, या तो a माइनस 20 बराबर 0, या तो a आएगा 12 या तो a आएगा 20। तो बच्चों ये रही a की दो वैल्यू, समझ में आ गया। अरे बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, मजा आ जाता करके, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये शायद हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अरे इसमें तो कुछ प्रूफ करना है। तो कह रहा है कि भाई ये है इक्वेशन, इसके रूट्स हैं रियल और इक्वल, तो प्रूफ करके दिखाओ b प्लस सी किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, वो सॉल्व करते हैं। तो यार इस केस में भी हमारा जो d होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि रियल और इक्वल दे रखा है। और अगर रियल और इक्वल है यानी कि आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac ये भी 0 के बराबर आएगा। अब पता लगा लेते हैं भाई b क्या है, b है ये, a है ये और c है ये। उठाओ वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों b के बदले क्या लिखेंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर। a के बदले क्या लिखेंगे, a माइनस बी। c के बदले क्या लिखोगे, c माइनस a बराबर में क्या, 0। बच्चों यहाँ पे अप्लाई कर दो, और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको कैसे सॉल्व करें यार, यहाँ पर एक तो दो ब्रैकेट है, ऊपर से बाहर 4 है। जहां तक मुझे पता है पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है, सबसे सिंपल और विदाउट कंफ्यूजिंग वाला तरीका तो ये है कि यार आप पता है क्या करो, आप पता है क्या करो, सिंपल है। पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों ब्रैकेट को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी ब्रैकेट नया बनेगा, उसको हम लोग वापस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे को, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले 4 को रहने देते हैं ऐसे ही, और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, बनेगा ac। a को मल्टीप्लाई करते हैं c से तो क्या बनेगा, ac। a को मल्टीप्लाई करते हैं a से तो बनेगा माइनस a स्क्वायर। b को मल्टीप्लाई करते हैं c से तो बनेगा माइनस का bc, और माइनस के b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के a से तो बनेगा प्लस का ab, और इक्वल्स टू में चल रहा है 0। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, और 4 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेगा जाएगा तो आ जाएगा 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू में 0। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जब आप ऐसे पोजीशन पे फंस जाते हो ना, तो हमेशा सोचे करना फैक्टराइजेशन के बारे में, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने वेरिएबल है, किसको सॉल्व करोगे, a भी चल रहा है, b भी चल रहा है, c भी चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो भैया इस केस में सबसे सिंपल ये रहता है, ये सोचना कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यही सेम टू सेम तरीका हमने तब भी किया था जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था सॉल्व करने के लिए, याद होगा तुम्हारे को, b की पावर 4 a की पावर 4 वाला, है ना। फैक्टराइज कर दो,
कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म्स अलग से छांटो, ये रहेगा स्क्वायर वाला टर्म्स, दूसरा स्क्वायर वाला टर्म, तीसरा स्क्वायर वाला टर्म, और अब बाकी ये जो बच गए हैं मिक्स वाले टर्म उनको ऐसे लिख दो। एक बार एक चेक भी कर लेंगे तो यार कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपस में मिक्स हो रहा हो, जैसे कि हाँ ये 2bc और 4bc, ठीक है ना, इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस का पहले तो 4ab, वो ab वाला पार्ट पहले लिख दो, फिर bc वाला पार्ट लिख देंगे। तो 4bc में से 2bc चला गया तो माइनस का नहीं प्लस का 2bc, और ये माइनस का 4ac, ठीक है। अच्छा, इसको आगे और सॉल्व करना है। Oh my God, अगले पेज पे कर लेते हैं यार, ठीक है। अरे यार ठीक है। अच्छा, फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4ab प्लस 2bc माइनस 4ac प्लस 2bc माइनस का 4ac, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है? 0। फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज। बच्चों याद है फॉर्मूला वाला बचपन में पढ़ाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a और इनटू में b, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ b इनटू में c, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2a और इनटू में c, और बराबर में क्या चल गया? 0। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बस यहाँ पर आपको a b और c आइडेंटिफाई करना और वो बहुत इजीली दिख जाएगा। a b c ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो a तो है हमारा 2a, b है हमारा b और c है हमारा c। लेकिन यहाँ पर हो गई है गलती हो गई है ये कि इस पूरे फॉर्मूले में ना कहीं कहीं पर आपको ये माइनस का साइन दिखाई देगा। ये माइनस का साइन किसकी वजह से आ रहा है? तो ये माइनस का साइन तब आ रहा है जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2a। जहां जहां पर 2a दिखाई दे रहा है वहां पर आ रहा है ये माइनस का साइन। तो क्या करें? तो जहां पर आपको 2a दिखाई दे रहा है उसके आगे लगा दो माइनस, बस। और क्या? बराबर में क्या चल रहा है? 0। माइनस, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे लगेगा रूट। तो माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c बराबर में 0। माइनस का 2a अगर वहां चला जाएगा तो b प्लस c किसके बराबर आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर, और हैंस प्रूव्ड जो चाहिए था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा था कि रूट्स का नेचर से हमको कुछ प्रूव करना था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तुम भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, कितने तरीके होते हैं रूट्स निकालने के, रूट्स क्या होता है, ठीक है ना, कितने तरीके होते हैं रूट्स निकालने के, 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीकों के एकदम डिटेल में पढ़ा, पता लगाया कि यार दोनों तरीके में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सा इजी वे में काम आता है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है कि नहीं है। रूट्स का नेचर निकालना सीखा, पता लगाया कि यार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि आपको रूट्स का नेचर निकाल करके देता है। स्टेप 2 में पहुंचने से पहले ही आपको रूट का नेचर पता लग जाता है, और अगर आपको रूट का नेचर पता है तो कुछ मिसिंग वैल्यूज पता करिए, जैसे के पता करिए, या फिर कुछ वैल्यू प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमको प्रूफ करके दिखाना था, ये 2a प्लस b से हमारे को प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो बच्चों ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स, ठीक है ना। अब या फिर कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा, और सबसे बढ़िया तरीका है जो भी क्वेश्चन अभी की क्लास में करा दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके नए क्वेश्चन को ट्राई करना, ताकि ये क्वेश्चन आप जकड़ पाओ, ठीक है ना, आराम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। अगली बार ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस करने की वर्ड प्रॉब्लम के। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।